चाणक्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। आज अपन बात करेंगे भारतीय संविधान में अनुसूचियों की। ठीक है, अनुसूचियां क्या होती हैं? पहली बात, हमारा जो ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन है, मूल संविधान, उसमें कितनी शेड्यूल्स हैं, वर्तमान में कितनी शेड्यूल्स हैं, उनमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, भारत का संविधान टॉपिक है अपना शेड्यूल्स। ठीक है, अनुसूची संविधान के अंतर्गत वह सूचियां होती हैं जो सरकार की प्रशासनिक गतिविधि और नीतियों को क्या करती हैं? सारणीबद्ध। सूची क्या होती है मित्रों? सारणी, इंडेक्स, शेड्यूल, राइट, जिसमें क्या होता है? सरकार की प्रशासनिक गतिविधियां व पॉलिसीज, नीतियों का क्या होता है? उल्लेख। नीतियों का उल्लेख जिसमें होता है सारणीबद्ध तरीके से उसको अपन क्या कहते हैं? अनुसूचियां। ठीक है मित्रों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ भारत के संविधान में क्या क्या सम्मिलित है उसके बारे में भी बात करते हैं। भारत का संविधान मैं इसको एक बड़ा गोला बना रहा हूं। ठीक है, इसको आप कुछ समय के लिए मान लें भारत का संविधान। इस संविधान में क्या क्या चीजें शामिल हैं? तो देखिए, 22 तो भाग हैं। भाग कितने हैं? 22। और इन भागों को अनुच्छेदों में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया या बांटा गया है। ठीक है, और ये आर्टिकल है टोटल 395 जो हमारे मूल संविधान में है। ऐसे सब आर्टिकल वगैरह, आर्टिकल के भी कुछ क्या है? उप आर्टिकल हैं। जैसे मैं आपको ये एग्जांपल दूं, जैसे आर्टिकल 21 राइट टू फ्रीडम, बट उसमें एक आर्टिकल है 21A, वो क्या कहता है मित्रों? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ऐसे अपन उप आर्टिकल देखेंगे तो लगभग आर्टिकल होते हैं 465। कितने होते हैं? 465। ठीक है, बट हमारा जो मूल संविधान है उसमें आर्टिकल कितने हैं? 395। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात आती है भाग की कि टोटल भाग कितने हैं। तो भाग कितने हैं? पार्ट 22। कितने हैं? 22। बट आपको मैं 2-3 और भाग बताता हूं। जैसे भाग 4। ठीक है, 4A ये किससे संबंधित है? भाग 4 ये किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से। मौलिक कर्तव्यों से। ठीक है मित्रों, और ये कौन से अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए 42वें
संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है। भाग 4A कौन सा अमेंडमेंट? 42वें संविधान संशोधन 1976 और किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से। तो ऐसे करके अपन और देखते हैं। एक तो मैंने बता दिया भाग 4A जो किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन से अमेंडमेंट के तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976। अपन अभी शेड्यूल्स के भी बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूं टोटल भाग और आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा। ठीक है। फिर आप एक भाग देखिए, जैसे भाग है 9th A। ये 9th A किससे है मित्रों? ये किससे है? शहरी निकाय से। शहरी निकाय से किस अमेंडमेंट के तहत? 74th अमेंडमेंट संविधान संशोधन 1992। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं भाग 9th B की। ठीक है। ये क्लोज का क्या है? सब क्लोज। ठीक है। ये किससे है मित्रों? सहकारी समितियों से। इसको कौन से अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया? 97वें संविधान संशोधन 2012 के तहत। ठीक है। फिर एक और भाग देखते हैं मित्रों, इसमें क्या है? अधिकरण या ट्रिब्यूनल जो सिविल सेवकों से संबंधित है। ठीक है। फिर ये कौन से अमेंडमेंट के तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। 4th और 14th ये दोनों है 72, 4 और 14 ये दोनों अमेंडमेंट है 42वें अमेंडमेंट के तहत। फिर 9th A और 9th B की बात करें तो ये किससे है? शहरी निकाय व सहकारी समितियों से। तो ऐसे करके मैंने भाग बताए हैं आपको टोटली 22 जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। आज भी पढ़ोगे तो भी कितने भाग हैं? 22 ही। ठीक है। ये भाग के उपभाग किए हुए हैं, जैसे क्लोज, और क्लोज का क्या किया गया? सब क्लोज। अब आपके दिमाग में एक आया होगा कि 9th अमेंडमेंट भाग नंबर जो 9 है पंचायती राज को तो सर ने क्यों नहीं ऐड किया? तो उसके जगह देखिए मित्रों, हमारे राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब लागू हुआ 1956 में, तो उसके तहत एक अमेंडमेंट भी साथ साथ में किया गया, 7वां संविधान संशोधन। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। उससे क्या क्या चेंजेस हुए तो इस पे भी चर्चा करते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भाग 7 को क्या कर दिया? निरस्त या फिर समाप्त। निरस्त अवॉइड या क्या कर दिया? समाप्त। समझ रहे हो मित्रों? और ये भाग 7 किससे संबंधित था? अनुसूची 1 में जो भाग बी के जो राज्य थे, समझ रहे हो? अनुसूची 1 में पहले क्या थे? 4 प्रकार के स्टेट्स थे। ठीक है। A B C D। ठीक है।
फिर अनुसूची, जो एक नंबर जो हमारी अनुसूची है, जो राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से जो संबंधित है, उसमें स्थित भाग, या ऐसा आप इसको कर सकते हो खंड बी, खंड बी से संबंधित देशी रियासत है, ठीक है। इनको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, ठीक है ना। देशी रियासतों से संबंधित जो भी प्रावधान थे उनको खत्म कर दिया। तो आपके दिमाग में आया होगा कि जो हमारा ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें कितने भाग थे, आपका आंसर क्या है 22। फिर इसको एक को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। पीछे कितने बचे, एक, जो अपने पंचायती राज को ऐड किया बाद में, वो उसकी जगह ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करोगे तो अभी कितने होंगे, वापस 22। अब वर्तमान की बात करें, 22 प्लस 4 कितने हो गए, 26। कितने हो गए, 22 प्लस 4, ठीक है। फिर इस 4 में से जब एक माइनस करोगे ये, तो पीछे बचेंगे आपके 25। बट आपको अभी भी ध्यान रखना है कि अपने मूल संविधान में कितने भाग है, मूल संविधान में आज भी कितने भाग हैं, 22, ठीक है। मैं ये आपको नॉलेज के लिए ये वाली चीजें बताई। फिर बात करते हैं वापस, भारत का जो संविधान है उसमें वो कितने भागों में, 22 भागों में डिवाइड है। 395 उसमें क्या है, आर्टिकल है। और आपको पता होगा, मैंने बताया भी है कि प्रस्तावना को जब केशवानंद भारती वाला केस मैंने प्रस्तावना में बताया था, उसमें प्रस्तावना को भी भारतीय संविधान का क्या माना, भाग माना, क्या माना, अंग माना, ठीक है। जिस प्रकार से आर्टिकल 368 से बाकी संविधान में अमेंडमेंट या संशोधन करते हो, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रीम्बल प्रस्तावना में भी आप क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। अर्थात ये भी भारतीय संविधान का क्या है, पार्ट है। फिर इसमें और क्या क्या है, अनुसूचियां क्या है, क्या है, अनुसूचियां। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अपने भारतीय संविधान भाग, अनुच्छेद, प्रस्तावना व अनुसूचियां, ठीक है। फिर बात करते हैं टोटल अनुसूचियां। हमारा जो मूल संविधान है, मूल संविधान, उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8। कितनी थी, 8। वर्तमान में कितनी है, 12। कितनी है, 12। तो अब आपका आंसर हो जाएगा, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12। तो ये एक बार आप इसको नोट कर लो, इसको रीड कर लिया है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, एक एक करते एक एक शेड्यूल पर। आइए अपन बात करते हैं पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या है मित्रों, पहली अनुसूची में भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। भारतीय संघ के राज्य व संघ शासित प्रदेश कहो या केंद्र शासित प्रदेश कहो या यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश। अब देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में टोटल स्टेट्स कितने हैं, 28, ठीक है। फिर देखिए यूटीज कितने हैं, 8। टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि पहले हमने तो सब टोटल राज्य 29 पढ़े, या 19 कैसे हुए, इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर
जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग गठन आयोग जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया है। वर्तमान में वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, वो किसके अनुसार? जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम के अनुसार। यह पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हो गया? तो आपका आंसर होना चाहिए 5 अगस्त 2019। पहले 29 राज्य थे और फिर कितने हो गए? 28। अब आपको ये बातें ध्यान रखनी है। तो ये कब लागू हो गया? 5 अगस्त 2019। इससे क्या परिवर्तन हुए? इससे जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा दिया। किसकी श्रेणी से? राज्य की श्रेणी से हटाया गया। फिर और क्या परिवर्तन हुए? यहां पर जम्मू व कश्मीर और लद्दाख नाम के दो क्या बना दिए गए? यूटीज। क्या बना दिए? केंद्र शासित प्रदेश। और इसकी राजधानी क्या रख ली? श्रीनगर। क्या बना दी फ्रेंड्स? श्रीनगर। और इसकी राजधानी लेह। अब जम्मू कश्मीर कैसा केंद्र शासित प्रदेश होगा? जैसा दिल्ली व पांडिचेरी है, उनमें भी क्या है? जैसे मंत्री परिषद है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर भी उसी श्रेणी का क्या होगा? केंद्र शासित प्रदेश। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर पहले क्या थी? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी 7। कितनी थी? 7। अब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 7 की जगह 7 प्लस 2 करोगे तो 9। फिर और क्या अमेंडमेंट हुए? केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें, सात प्लस 9 हो गए। फिर 26 जनवरी 2020 को 2020 को दमन व दीव दादर, जो कच्छ के पास में क्षेत्र है, दादर व नागर हवेली को एक कर दिया। कब? 26 जनवरी 2020 को। फिर 9 हो गए, 7 और 2 पहले कितने हो गए? 9। अब इनको 1 कर दिया तो 1 माइनस कर दो, 9 माइनस 1। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। कितनी है फ्रेंड्स? 8। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये ऐसा किस लिए किया गया? क्योंकि ये छोटे छोटे केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको प्रशासन के लिए या अदर किसी कार्य के लिए ज़्यादा वित्त खर्च होता था, उसको कम करने के लिए और प्रशासनिक सुगमता को बढ़ाने के लिए ये कार्य किया गया। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक बात और देखते हैं। 5 अगस्त जो 2019 को ये राष्ट्रपति महोदय ने एक अध्यादेश जारी किया और इसको यूटी में बदल दिया गया। ये लागू कब हुआ? आपको ध्यान होना चाहिए। जब राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं,
31 अक्टूबर से। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। तो आपको दिमाग में आ गया भाई, पहली अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संघ के राज्य 28 व केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। और कितने स्टेट्स हैं वर्तमान में? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। आइए अब बात करते हैं सेकंड शेड्यूल पर। सेकंड शेड्यूल भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन भत्ते व पेंशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होना चाहिए वेतन भत्ते व पेंशन से संबंधित है। अब देखते हैं भारत के विभिन्न पदाधिकारी कौन है। आपको एक बात और इस पे ये ध्यान रखनी है, वेतन भत्ते व पेंशन ये किस पर भारित होती है? इन विभिन्न पदाधिकारियों की भारत की संचित निधि पर। किस पर भारित होती है? संचित। और किस पर भारित होती है? संचित निधि पर। और संचित निधि पर भारित होने का मतलब है क्या? इस पर संसद में कोई मतदान जैसी प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, इनको वेतन को कम करने के लिए। और संचित निधि का उल्लेख कहाँ है? तो आपको ध्यान होना चाहिए आर्टिकल 266 में। और एक होती है हमारे आकस्मिक निधि, और उसका उल्लेख 267 में। जब अपन बजट पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इनका वेतन किस पर भारित होता है? संचित निधि पर। अब देखिए इसमें कौन कौन से अधिकारी आते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसमें अधिकारी आते हैं। संघ की बात करें तो देखिए राष्ट्रपति, जिसका वेतन कितना होता है? 5 लाख। कितने? 5 लाख रुपए। और ये 5 लाख रुपए ऐसे होते हैं टैक्स फ्री होते हैं। कैसे होते हैं? टैक्स फ्री। इनके ऊपर किसी भी प्रकार का क्या है? टैक्स नहीं लगाया जाता है। फिर इसमें किसका आता है वेतन? राज्यसभा के सभापति व उपसभापति का वेतन भी शेड्यूल नंबर 2 में आते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को कभी भी उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है। ठीक है, उनका वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। उप राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने के नाते वेतन नहीं मिलता है, उनको वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति होने के नाते। आपको ये भी ध्यान रखना है। और ये बात किस में लिखी गई है? आर्टिकल 97 में। अनुच्छेद कौन सा? 97। फिर बात करते हैं लोकसभा और किसका वेतन आता है? संघ में बात करें लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। और किनका वेतन है? लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का। तो ये भी बात आप ध्यान रखना कि अनुसूची 2 में इनके वेतन का भी उल्लेख है। अभी अपन बात कर रहे हैं किनकी? संघ की। फिर सुप्रीम कोर्ट, और इनको वेतन कितना मिलता है? राज्यसभा के सभापति को 4 लाख रुपए। कितने रुपए? और लोकसभा के अध्यक्ष को भी कितने मिलते हैं? 4 लाख। फिर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट एससी के
CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व अदर न्यायाधीश हैं, अदर न्यायाधीश, या इसको आप ऐसे लिख लो, अन्य न्यायाधीशों को अन्य न्यायाधीशों के वेतन का भी उल्लेख किसमें, अनुसूची नंबर 2 में है। और CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन कितना है, 2,80,000, कितने रुपए, 2,80,000। और अदर न्यायाधीश है, उनका वेतन कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए 2.5 लाख, 2,50,000 रुपए। फिर और वेतन इसमें देखिए क्या है, नियंत्रण वह महालेखा परीक्षक, नियंत्रण वह महालेखा परीक्षक, तो इनका वेतन कितना है, जो अन्य न्यायाधीशों का होता है वेतन 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2,50,000 रुपए वेतन किनका होता है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का। और वही वेतन किसको मिलता है, नियंत्रण वह महालेखा परीक्षक। अब संकेतों इन 5 अधिकारियों के वेतन का उल्लेख हमें शेड्यूल नंबर 2 में मिलता है। आपको एक बात में और ध्यान रखना है, अपन थोड़ा हटके बात करते हैं। केक का जो वेतन 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, अदर न्यायाधीशों को भी 2.5 लाख मिलते हैं, महान्यायवादी को भी कितने मिलते हैं, 2.5 लाख, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त उनका वेतन भी सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के भी क्या होता है, समान होता है, उनको भी वेतन कितना मिलता है, 2.5 लाख रुपए। तो ये भी आप इन बातों को ध्यान रखना है। फिर देखिए राज्य में अभी भी अनुसूचित नंबर 2 की बात हो रही है, अनुसूची नंबर 2 की। अब राज्यों का किन किन अधिकारियों के वेतन का उल्लेख है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें, एक तो राज्यपाल, और राज्यपाल को वेतन मिलता है 3.5 लाख, 3,50,000। और किन के वेतन का उल्लेख है, राज्य विधानसभा और विधान परिषद इनके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन का उल्लेख है। किनके, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति व उपसभापति का वेतन का उल्लेख है। और क्योंकि हर राज्य में इसके संबंधित वेतनों का अलग अलग प्रावधान है, जैसे राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष को कितने पैसे मिलते हैं, उनका प्रावधान अलग है, या फिर आंध्रा में कितने मिलते हैं, तो उन 28 राज्यों में अलग अलग प्रावधान है। फिर बात करते हैं और किसका है, और है यहाँ पर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का। एक हाई कोर्ट का होता है चीफ जस्टिस CJ, और बाकी क्या होते हैं, अदर न्यायाधीश। अब चीफ जस्टिस को कितने रुपए मिलते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 2.5 लाख रुपए। और अदर को कितने मिलते हैं, 2.25, 2,25,000। कितने मिलते हैं, 2,25,000। ये किनको मिलता है, जो भी हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस को छोड़कर, उनको मिलते हैं 2.5 लाख रुपए। अब ये दोनों आप लिख लीजिए। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते व पेंशन से संबंधित है, जो संचित निधि पर क्या होते हैं, भारित होते हैं। किस पर भारित होते हैं, संचित निधि पर भारित होते हैं। इन अधिकारियों का जो वेतन भत्ते या प्रावधान से संबंधित उल्लेख है वो शेड्यूल नंबर 2 में। अब इसमें एक लाइन और मेंशन कर दीजिए, राष्ट्रपति व
राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए वेतन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। किस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं? वेतन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। वेतन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए। तो क्या करते हैं? उपलब्धियां। राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए वेतन शब्द का प्रयोग नहीं होता, उनके लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? उपलब्धियां। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी। अब बात करते हैं शेड्यूल नंबर 3 की। शेड्यूल नंबर 3 में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ के प्रारूप का प्रावधान है। तो इसमें किसका उल्लेख है? शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। अब देखते हैं मित्रों कि इसमें किन किन की शपथ का प्रारूप का उल्लेख है। तो संघ की बात करें एक तो जो चुनाव लड़ने के लिए जो उम्मीदवार होते हैं उनको भी शपथ लेनी पड़ती है निर्वाचन अधिकारी के सामने कि मैं चुनाव में किसी प्रकार के इलीगल कार्य नहीं करूंगा, कोई भ्रष्टाचार से संबंधित या लड़ाई झगड़ों से संबंधित ऐसे कार्य नहीं करूंगा जिससे किसी वर्ग या किसी समाज को क्या पहुंचे, हानि पहुंचे। तो वो अभी क्या न तो कोई संसद का मेंबर बना, ना कोई विधानसभा का मेंबर अभी बना है, उससे पहले भी वो क्या ले रहा है? शपथ ले रहा है। तो देखिए सबसे पहले सांसद के उम्मीदवार, सांसद के उम्मीदवार के रूप में अभी वो बना नहीं है सांसद, उम्मीदवार के रूप में या उम्मीदवारी के रूप में क्या लेता है? शपथ। अभी वो संसद का सदस्य नहीं बना है, सिर्फ क्या है? कैंडिडेट है, अर्थात उम्मीदवार। अपन बात कर रहे हैं अभी संघ की, उम्मीदवार के रूप में शपथ लेता है। जब ये उम्मीदवार चुनाव जीतकर क्या बन जाता है? सांसद का सदस्य, क्या बन जाता है? एमपी। तो वो दूसरी शपथ लेता है एमपी की या संसद के सदस्य के रूप में। संसद के सदस्य के रूप में। फिर ये एमपी आगे जाकर क्या बनते हैं? मंत्री। क्या बनते हैं? मंत्री। कुछ लोगों का जो संसद में सदस्य होते हैं उनमें से कुछ लोगों का क्या होता है? मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के रूप में क्या होता है? चयन। तो फिर ये मंत्री बनने के रूप में या मंत्री बनने के संदर्भ में क्या लेते हैं? शपथ। तो देखिए एक मेंबर कितनी शपथ ले रहा है? 3। कितनी ले रहा है? 3। पहले उम्मीदवार के रूप में, दूसरी संसद के सदस्य के रूप में, थर्ड मंत्री के रूप में। तो टोटल शपथ कितनी हो गई? 3। यहां पर जो हारता है उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार या 5 या 10 या जो भी 15-20, वो सभी उम्मीदवार क्या लेते हैं? शपथ। समझ रहे? उसके बाद वो सांसद सदस्य बनता है संसद का, उसके रूप में, अर्थात ये जीतने के बाद क्या होती है? शपथ। फिर थर्ड वो मंत्री के रूप में शपथ लेता है। अब मंत्री की बात करें, मंत्री 2 प्रकार की शपथ लेता है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार। एक इसकी पद की और दूसरी गोपनीयता की। तो इन दोनों के बारे में भी आपको ध्यान रखना। फिर देखते हैं और किसकी शपथ का प्रावधान अनुसूची नंबर 3 में है। तो एससी के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के। फिर के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक की शपथ का प्रावधान भी शेड्यूल नंबर किसमें है? 3 में है। तो ये तो हो गए संघ से संबंधित। अब बात करते हैं राज्य के संदर्भ में।
तो वापस एमएलए या एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी के उम्मीदवार के रूप में भी क्या लेता है? शपथ। उम्मीदवार के रूप में शपथ। फिर देखिए फ्रेंड, फिर एमएलए बनने के बाद या एमएलसी बनने के बाद क्या लेते हैं? सदस्य बनने के बाद शपथ लेते हैं। फिर ये एमएलए या एमएलसी क्या बनते हैं? मंत्री। तो ये मंत्री की शपथ लेते हैं और मंत्री की शपथ भी उनका प्रारूप जो पद व गोपनीयता की दोनों प्रकार का क्या होता है? अलग अलग होता है। फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान भी शेड्यूल नंबर प्रारूप भी किसमें? 3 में। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के शपथ का प्रावधान भी किसमें? शेड्यूल नंबर। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ, और वो भी किसमें? शेड्यूल नंबर 3 में। तो देखिए फ्रेंड, अब बात करते हैं अपन अनुसूची नंबर 4 की। तो अपनी शेड्यूल 3 हो गई। शेड्यूल 3 में क्या है? शपथ के प्रारूप का उल्लेख। उसमें संघ व राज्यों के विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। चतुर्थ या चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। राज्यसभा की सीटों के बंटवारा का संबंध किस अनुसूची से? तो अनुसूची नंबर 4 से। और पूछ ले राज्यसभा की सीटों का जो बंटवारा का जो विवरण है वो किस शेड्यूल में? तो अनुसूची 4 में। इसको आप में बहुत ही कम शब्दों में इतना ही ध्यान रखना है कि सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कितनी है? 31। और अपन राजस्थान से संबंध है तो राजस्थान की कितनी है? 10। और यही कल सवाल आया था पीटीटी में। पीटीटी के एग्जाम में पूछा गया था राजस्थान से राज्यसभा की टोटल सीटों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर होना चाहिए 10। और सर्वाधिक सीटें कहां से हैं? उत्तर प्रदेश से। फिर शेड्यूल नंबर 5 की बात करते हैं। अनुसूची नंबर 5। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुसूचित ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपके यूपीएससी मेंस या आरएस मेंस में सवाल बनते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित उपबंध। शेड्यूल नंबर 5 का संबंध किससे? अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित उपबंध। और जिस शेड्यूल में ये चीजें दी गई हैं वो शेड्यूल कौन सी है? 5वें नंबर की। अब बात करते हैं इस अनुसूचित क्षेत्र को, अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा करने वाला अधिकारी कौन है या अनुसूचित क्षेत्र घोषित किसके द्वारा किया जाता है? तो ये अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति जी के द्वारा घोषित किया जाता है। किसकी रिपोर्ट पर? राज्यपाल की रिपोर्ट पर। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है। अब वर्तमान में इस अनुसूचित क्षेत्रों में कितने
राज्य आते हैं, तो इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो वर्तमान में देखिए इसमें 10 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? अनुसूची 5 में कितने राज्यों का उल्लेख है? शेड्यूल नंबर 5 में कितने राज्यों का उल्लेख है? तो आपको ध्यान रखना है 10 राज्य हैं। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, हिमाचल प्रदेश, तीन। फिर देखिए आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, आंध्र से अलग होकर तेलंगाना बना, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा, 3 और 4 7। फिर देखिए राजस्थान, राजस्थान में भी कितने जिले हैं? 8 जिले। कितने जिले? 8 जिले। मैं भी आपको भी इसके बारे में बताऊंगा। गुजरात, जो आपको पता है कच्छ वाला जो क्षेत्र है, कच्छ काठियावाड़, वहां का क्षेत्र भी इसमें आता है। फिर महाराष्ट्र, ये भी किसमें है? शेड्यूल नंबर 5 में। इनके पूरे राज्यों का उल्लेख नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर उस स्थानों का क्या दिया हुआ है? इन 10 राज्यों में विवरण दिया हुआ है। जैसे अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान के भी कितने जिले हैं? 8 जिले। जैसे इसमें एक राज्य है पाली। अब पाली पूरा जिला नहीं है शेड्यूल नंबर 5 में। जैसे पाली का एक क्षेत्र है बाली, पाली का एक क्षेत्र है बाली, वो उसमें कुछ एक एरिया है, वहां को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और बता रहा हूं, जैसे चित्तौड़। कौन सा? चित्तौड़ का बड़ी सादरी, चित्तौड़ की एक तहसील है बड़ी सादरी, उसको भी शामिल किसमें किया गया? शेड्यूल नंबर 5 में। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब राजस्थान के संदर्भ में बात करूं, तो अब राजस्थान के संदर्भ में फ्रेंड ध्यान रखना, उदयपुर पूरा संभाग, उदयपुर संभाग के जो पूरे जिले हैं, पूर्णतः नहीं कह रहा हूं, पूरे 6 जिले नहीं है, 6 उसमें से 3 जिले ऐसे हैं जो पूर्णतः आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। बट उल्लेख किन किन का है? डूंगरपुर के सभी जिलों का उल्लेख है। डूंगरपुर के 6 जिले प्लस एक तो पाली का जो बाली क्षेत्र है वो, और सिरोही, इन 8 जिलों का उल्लेख किसमें है? अनुसूची नंबर 5 में। किसमें? अनुसूची नंबर 5 में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखते हैं और इसमें क्या है, और इसको अनुसूची नंबर जो 5 है, अनुसूचित नंबर जो 5 है, उस जनजातियों के लिए विशेष क्या प्रोविजन है इस सूची में? आइए उस पर बात करते हैं। अनुसूची 5 में यहां पर राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार दिए गए। किसको? राज्यपाल को विशेषाधिकार। किसको दिए गए? राज्यपाल को विशेषाधिकार दिए गए। राज्यपाल को क्या दिए गए? विशेषाधिकार। राज्यपाल को विशेषाधिकार दिए गए। अब बात करते हैं विशेषाधिकार कैसे? कोई भी जो केंद्रीय कानून हो या राज्य विधानसभा द्वारा बनाया गया कानून हो, वो राज्यपाल की अनुमति से ही क्या होगा? उस क्षेत्र में लागू होगा। ठीक है। और राज्यपाल ये कानून किसके द्वारा लागू करेगा? तो राज्यपाल इन क्षेत्रों में क्या करता है? एक समिति बनाता है, जनजाति सलाहकार समिति। और ये कितनी सदस्य समिति होती है फ्रेंड? 30 सदस्य। कितनी सदस्य? 30 सदस्य।
30 सदस्यीय समिति होती है, उसी के माध्यम से इन क्षेत्रों में कानून को क्या लागू करवाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए ये जनजातीय सलाहकार समिति क्या करती है? जनजाति से संबंधित कल्याण व विकास के कार्य करती है। अब ये रिपोर्ट किसको देगी? जनजातीय सलाहकार समिति अपनी रिपोर्ट देगी राज्यपाल को। किसको देगी? राज्यपाल को। और राज्यपाल ये रिपोर्ट किनको देंगे? राष्ट्रपति को। किनको देंगे? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति क्या करेंगे? ये संसद के सम्मुख या संसद के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा करने वाला भी कौन है व्यक्ति? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। और ये जो 30 सदस्य हैं समिति है, इस 30 सदस्यों का क्या होता है? चुनाव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? चुनाव नहीं होता है। ये मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं? मनोनीत। और मनोनीत किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर इस अनुसूची का उल्लेख कहाँ है? तो देखिए इस अनुसूची का उल्लेख आपको मिलेगा। इस अनुसूची का उल्लेख तो 5 नंबर में ये बातों का उल्लेख है, बट इनसे संबंधित मैं आपको आर्टिकल बताता हूं। भाग 10 के कौन से भाग के? भाग 10 के आर्टिकल नंबर 244 का संबंध अनुसूची 5 से है। अपने जब अनुसूचियां पढ़ना शुरू किया था तो उसमें मैंने एक सेकंड लाइन ये लिखी हुई थी कि लगभग सभी अनुसूचियों का संबंध किसी ना किसी अनुच्छेद से है। तो अनुसूची 5 का संबंध किससे है? आर्टिकल 244 का। और किस भाग से? भाग नंबर 10 का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर राज्यपाल को क्या दिए गए? विशेषाधिकार। कैसे विशेषाधिकार? जो केंद्र या राज्य द्वारा जो भी कानून बनाते हैं इस क्षेत्रों पर राज्यपाल के द्वारा लागू किए जाएंगे। और ग्राउंड स्तर की रिपोर्ट भी किसको अवेलेबल करवाएंगे? राज्यपाल को। और कौन करवाएंगे? जनजातीय सलाहकार समिति। और ये जनजातीय सलाहकार समिति कितने सदस्य होती है? 30 सदस्य। और जो जनजाति से संबंधित कल्याण व विकास के कार्य करती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं शेड्यूल नंबर 6 का। अनुसूची 6 का संबंध एक ही भाग 10 से। और अनुच्छेद कौन सा है इनसे संबंधित? (244)(1). अब देखिए कि वहां तो अनुसूची 5 में तो 10 राज्यों से संबंध था, वहीं अनुसूची 6 में कितने राज्यों से संबंध है? 4 राज्यों से। तो आइए बात करते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और आपको एक ध्यान रखना, लगभग आप सभी जगह इन चीजों का जिक्र देखते हो अनुसूची 6 नंबर में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके अलावा भी है, वो जगह है गोरखालैंड, पर्वतीय परिषद। और इसका संबंध भी किससे? अनुसूची नंबर 5 से। तो ये बात आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। और वो कौन सी है? गोरखालैंड पर्वतीय परिषद।
गोरखालैंड पर्वतीय परिषद का भी संबंध किससे है? अनुसूची नंबर 5 से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, गोरखालैंड पर्वतीय प्रदेश के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित उपवन। एक बार तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में इन दिनों में क्या हुआ कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी कहा कि हमारे स्टेट्स को भी अनुसूची नंबर 6 में क्या किया जाए? शामिल किया जाए। क्या किया जाए? शामिल किया जाए। क्यों? आपको पता होना चाहिए अनुसूची 5 से भी ज़्यादा मजबूत अनुसूची नंबर कौन सी है? 6। अभी बात करेंगे अनुसूची 6 ज़्यादा क्यों मजबूत है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अनुसूची 6 में किनका उल्लेख है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, गोरखालैंड पर्वतीय प्रदेश परिषद के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित उपवन जिस शेड्यूल में है उस शेड्यूल का नाम है 6। फिर देखिए यहां पर भी राज्यपाल को क्या है? विशेषाधिकार। राज्यपाल को विशेषाधिकार है। जहां अनुसूची 5 में जैसे राजस्थान के 8 जिले आते थे, उसी प्रकार असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये पूर्ण राज्य है, न कि कुछ इन राज्यों का विशेष क्षेत्र है, पूर्ण राज्यों का। ठीक है ना? वहां पर राजस्थान, गुजरात के कुछ एक क्षेत्र था, बट इन 4 राज्यों में क्या है? इनका पूरा क्षेत्र। राज्यपाल को विशेषाधिकार क्या है? संघ सूची से संबंधित कानून या राज्य सूची से संबंधित कोई भी कानून राज्यपाल की अनुमति के द्वारा इन क्षेत्रों पर क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। अब यहाँ का प्रशासन कैसे संभालते हैं तो उनके बारे में देखिए। राज्यपाल यहाँ पर जिला स्वायत्त परिषदों का गठन करता है। कौन करता है? राज्यपाल। और ये जिला स्वायत्त परिषद है वो कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य। वो एक तो 20 सदस्य थी और ये कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य। ठीक है। अब इनका वहां पर क्या होता था? शेड्यूल नंबर 5 में 20 सदस्यों का क्या होता था? मनोनीत होते थे। वहीं यहां पर ये क्या होते हैं? निर्वाचित। क्या होती है? निर्वाचित। और निर्वाचित किसके द्वारा? जिस जिले की जो समिति होती है जिला स्वायत्त परिषद, उस समिति के वहां जो जिले हैं उन जिलों में रहने वाले सदस्यों के द्वारा। जैसे एक जिले की एक जिला समिति बना दी तो उस जिले में आने वाले जो भी वोटर्स हैं उन्हीं के द्वारा इन सदस्यों का चुनाव होता है। तो कहने का मतलब है यहां पर निर्वाचित होते हैं कितने सदस्य? 30 सदस्य। फिर बात करते हैं ये समिति क्या करती है? जनजातियों के कल्याण व विकास से संबंधित तो कार्य करती हैं, साथ ही साथ यहाँ की भाषा व संस्कृति को संरक्षण प्रदान करती है। और ये जो जिला स्वायत्त परिषद हैं ये अपनी रिपोर्ट किनको देते हैं? राज्यपाल को। रिपोर्ट किनको देते हैं?
राज्यपाल को। और ये राज्यपाल आगे रिपोर्ट किनको देते हैं? राष्ट्रपति को। किनको देते हैं? राष्ट्रपति को। तो आपको एक बात तो ये पहले समझ में आनी चाहिए कि इसमें कितने राज्यों का उल्लेख है? 4 राज्यों का। उसके अलावा गोरखालैंड पर्वतीय प्रदेश, और गोरखालैंड कहाँ पर है? तो आपको ध्यान होना चाहिए पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है, बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है, ठीक है, तो वहां पर ये गोरखालैंड पर्वतीय प्रदेश क्षेत्र है। यहाँ पर राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। जो संघ सूची व राज्य सूची से संबंधित कोई भी कानून होंगे वो राज्यपाल द्वारा लागू किए जाएंगे। और राज्यपाल अपनी कुछ समितियों का गठन करता है। जो जिला स्वायत्त परिषदें होती हैं 30 सदस्य होती हैं, जो ये क्या होती है? निर्वाचित। क्या होती है? निर्वाचित। और ये क्या कार्य करती है? जनजातियों के कल्याण व विकास व भाषा व संस्कृति के संरक्षण प्रदान करती हैं, या इनसे रिलेटेड इनको भाषा व संस्कृति को बचाए रखने के लिए कार्य करती हैं। तो यहाँ तक मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। ये बातें मैंने बहुत सी डेप्थ में और बहुत ही कम शब्दों में आपको बताई हैं, तो इनका ध्यान रखें।